आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प पुरातात्विक सफर पर चलते हैं। हमारा फोकस है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, नगर नियोजन और संस्कृति। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों साल पहले विकास और टाउन प्लानिंग के ऐसे कमाल के स्टैंडर्ड सेट किए जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और उस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं जो सदियों तक जमीन के नीचे एक राज बनी रही। चलिए एक इमेजिनरी टाइम मशीन में बैठते हैं। सोच के देखिए, एक ऐसी अत्यधिक उन्नत सभ्यता जो आज से हजारों साल पहले मौजूद थी। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के एक विशाल इलाके में फैली हुई थी। आज के अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत के कई राज्यों तक इतने बड़े स्केल पर एक इतना सुनियोजित समाज होना वाकई मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा अजूबा है। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, सिंधु घाटी, एक परिचय। दूसरा, खोज और कालक्रम। तीसरा, उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। चौथा, अद्भुत नगर नियोजन प्रणाली। और पांचवा, प्रमुख शहर और रहस्यमयी संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग, सिंधु घाटी, एक परिचय। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने मोहरों और बर्तनों पर अपनी चित्रात्मक लिपि तो छोड़ी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट उस लिपि को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। सबूत तो हैं, पर उन्हें पढ़ना अभी बाकी है। और अगर इसके आकार की बात करें तो ये सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी समकालीन सभ्यताओं से करीब 12 गुना बड़ी थी। पूरे 12 गुना। और सिर्फ साइज में ही बड़ी नहीं थी, बल्कि ये उनसे कई ज्यादा अर्बनाइज्ड यानी नगरीयकृत भी थी। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, खोज और कालक्रम। देखते हैं ये जमीन के नीचे छिपी कैसे रही। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1826 में चार्ल्स मैसन को पहली बार कुछ पुरानी ईंटें मिलीं। फिर 1856 में ब्रंटन बंधु, जो ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे, उन्हें कराची से लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त हजारों पक्की ईंटें मिलीं, लेकिन उन्होंने इसके ऐतिहासिक महत्व को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फाइनली 1921 में जाकर भारतीय पुरातत्व विभाग के जॉन मार्शल के अंडर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का ऑफिशियल उत्खनन किया, और तब पूरी दुनिया के सामने इस महान सभ्यता का पर्दाफाश हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि भाई, ये सब आखिर कितना पुराना है। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने जमीन में दबी चीजों की कार्बन 14 डेटिंग की। ये तकनीक कार्बन 14 आइसोटोप के नष्ट होने की दर पर काम करती है, जिसके लिए क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह की खुदाई की जरूरत होती है। और इसी से ये कंक्लूजन निकला कि इन लोगों ने 4000 साल से भी पहले इतने कॉम्प्लेक्स शहर बसा लिए थे। इसका सबसे चरम और उन्नत काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अब रुख करते हैं भाग 3 का, उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। इतने बड़े शहर अचानक कहां से आ गए? एक बड़ी डिबेट यह है कि क्या यह सभ्यता बाहर से आई थी, लेकिन इस विदेशी उत्पत्ति की थ्योरी को हम आराम से खारिज कर सकते हैं। देखिए, सिंधु घाटी में एकदम ग्रिड प्रणाली पर बनी सड़कें थीं, जबकि मेसोपोटामिया में सड़कें बिल्कुल अव्यवस्थित थीं। सिंधु की लिपि चित्रात्मक थी और उनकी कीलनुमा। हमारे यहां मंदिरों के कोई सबूत नहीं है, पर वहां पुरोहितों और मंदिरों का बोलबाला था। दोनों में व्यापार जरूर होता था, लेकिन ये दोनों एकदम अलग अलग सभ्यताएं थीं। तो फिर ये आई कहां से? इसका जवाब मिलता है क्रमिक विकास के सिद्धांतों में। रोमिला थापर और फेयर सर्विस जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ये बलूचिस्तान की छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों से धीरे धीरे विकसित हुए। वहीं एक घोष का मानना है कि राजस्थान की सोती संस्कृति से इनका विकास हुआ। कुल मिलाकर मूल बात यह है कि ये विशाल शहर रातों रात नहीं बने, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए और फिर एक जबरदस्त व्यापारिक नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ गए, जिससे पूरी सभ्यता में एक जैसा मानकीकरण आया। चलिए अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, अद्भुत नगर नियोजन प्रणाली, जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत है। इन शहरों का स्ट्रक्चरल डिवीजन बहुत ही कमाल का था। लगभग हर शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक था पश्चिमी दुर्ग या सिटाडेल, जो थोड़ी ऊंचाई पर होता था और पूरी तरह से किलेबंद होता था। माना जाता है कि यहां प्रशासक या एलीट क्लास रहते थे। और दूसरा था पूर्वी निचला नगर, जो बिना किसी किलेबंदी के सामान्य ऊंचाई पर था, जहां आम जनता और व्यापारी रहते थे। बाढ़ और बाहरी खतरों से बचने के लिए यह बंटवारा बहुत ही सोच समझकर किया गया था। इसे प्रथम नगरीय क्रांति ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसकी खासियतें सच में होश उड़ा देने वाली हैं। सोचिए,
4000 साल पहले वे मानकीकृत पक्की ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, जो उस दौर में बहुत रेयर बात थी। उनकी सड़कें ग्रिड सिस्टम की तरह एक दूसरे को एकदम समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं, और उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ढकी हुई और पक्की नालियां जो आज के कई आधुनिक शहरों को भी कड़ी टक्कर दे सकती हैं। वैसे सिंधु घाटी के लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन बहुत पसंद था, लेकिन कुछ बेहतरीन अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी मौजूद थे। जैसे कि लोथल और सुरकोटड़ा में अलग अलग दीवारें नहीं थीं, बल्कि पूरे शहर के लिए बस एक ही साझा दीवार थी। चन्हूदड़ों में तो कोई किलेबंदी थी ही नहीं, और धोलावीरा तो बिल्कुल अलग था। यह 3 हिस्सों में बटा था, जिसमें एक मध्यमा भी शामिल था, और वहां पानी बचाने के लिए 16 शानदार जल जलाशयों का एक नेटवर्क भी मिला है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, भाग 5 पर, प्रमुख शहर और रहस्यमयी संस्कृति। सबसे पहले बात हड़प्पा की खुदाई में मिली चीजों की करते हैं। वहां एक 12 कमरों वाला विशाल अन्नागार मिला है, जिसे हम उस जमाने का अर्ली कोल्ड स्टोरेज कह सकते हैं। R37 नाम की एक लकड़ी की कब्र भी पाई गई है। इसके अलावा मातृदेवी की मूर्तियां और प्रतीकात्मक शिवलिंग मिले हैं, जो बताते हैं कि शायद वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था जो खेती और अध्यात्म को बहुत मानता था। मोहरे और तांबे की एक इक्का गाड़ी भी वहां की एक बड़ी खोज है। अब एक और राजसी शहर की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। 1922 में R.D. बनर्जी ने इसे खोजा था। सिंधु नदी के बिल्कुल किनारे होने की वजह से इस शहर को बार बार भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। ये उजड़ता रहा और बसता रहा। और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि इस शहर के कंकालों से मलेरिया जैसी बीमारी के शुरुआती साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो अंत में ये सब चीजें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी विशाल थी, इतनी एडवांस्ड थी, वो आखिर पूरी तरह से गायब कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतनी महान सभ्यता समय की रेत में विलीन हो सकती है, तो उनकी उस अपठित लिपि के प्रतीकों में और कितने गहरे राज दबे होंगे? वो आखिर हमें क्या बताना चाहते थे? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस जानकारी से भरे सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।